हेलो दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंगर। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन है वो संपन्न हो चुका है। अब इस रिजल्ट को लेकर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो बोल सकते हैं झोल नजर आ रहा है। या जितने भी आपने देखा होगा कि हरियाणा के जो एग्जिट पोल हैं उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो आपको जानना चाहिए कि ये बताता है कि इस एग्जिट पोल में ऐसी कौन सी त्रुटि है या ऐसे किस चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं जिससे रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि कांग्रेस हार जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देने के बाद आपको पता चलेगा कि कहीं भी सत्ता परिवर्तन होता है तो वोटर जो टर्न आउट है वो क्या होता है और जो दावे होते हैं जो एग्जिट पोल का वो क्या होता है। देखिए, एक जो एग्जिट पोल होते हैं उनका अपना साइंस है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह सही होते हैं। जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब मेरा भी ऐसा एक आकलन था कि मुझे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी मतलब हारने के लिहाज से नहीं, बीजेपी पहले के जो विनिंग जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर सकती है, मतलब 70 के ऊपर जा सकता है। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। तो आंकड़न अपने में आकलन आकलन होता है, जरूरी नहीं है कि आप जो आकलन कर रहे हो वो सही ही हो। तो अब मैंने इस बार थोड़ा-सा, जैसे कि देखिए, एक्सिस माई इंडिया अभी निकल के वो आज तक से मतलब अलग हो गए हैं वो लोग, या उनके बीच में क्या हुआ वो तो अलग बात है। तो हम आज बात करेंगे कि हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि किसको कितना सीट मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब जोखिम भरा काम है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपको जानकर आपको खुद ही लगेगा कि क्यों एग्जिट पोल हमेशा गलत भी हो जाते हैं और कई सही भी हो जाते हैं। ये जो साइंस है, कई बार क्या होता है कि वोट परसेंटेज निकालते हैं तो किसी भी असेंबली सीट में बहुत ज़्यादा वोटिंग टर्न आउट हो जाता है और कहीं पे कम होता है। तो उससे अब वो वोटर टर्न आउट हुआ है जिस असेंबली सीट में, वहाँ पे किस कम्युनिटी का या किस लोगों के वोट बैंक ज़्यादा हैं, तो वो अगर अगर आप एक साथ मिला कर और टर्न आउट में लेंगे तो वहाँ पे आप एकदम बिल्कुल गलत हो जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में ऐसा हुआ, और ऐसा जो असेंबली को चुनाव देखिए, एमपी में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी गलत हुआ। तो उसके कारण तो अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि उसका मेन कारण ये होता है कि जहाँ पे मान लीजिए कि एक जगह वोट परसेंट है एकदम 74%, दूसरी जगह आपका 50% वोट शेयर है, जो कि इस बार भी हुआ है। आपको हरियाणा के असेंबली इलेक्शन देखेंगे तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल एक काउंट करके उसके बाद सीटों में उसको वो कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे देखिए, वोटर टर्नआउट तो सही है कि इतना हुआ, उससे वोट शेयर कितना किसका आ सकता है, ये यहाँ तक लॉजिक सही है किसी भी साइकोलॉजिस्ट का। लेकिन जब उसको हम सीटों में तब्दील करते हैं वहाँ आंकड़ा गलत हो जाता है। इसका वजह यही है। तो हम आप इसका हरियाणा के चुनाव का अब ज़्यादा जो इस पे बहस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि हरियाणा का प्रेडिक्शन क्या बताता है, जो एग्जिट पोल है वो क्या बता रहे हैं, और उसके अलावा जो पहले का इतिहास रहा है वोटर टर्नआउट का और आज के इतिहास में क्या अंतर दिख रहा है, ये हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको 2005 में। जब 2005 में असेंबली का इलेक्शन हुआ था और हरियाणा में, तो उस समय जो टर्नआउट था वोटर का 71.90%, मतलब आप मान के चलिए कि करीब करीब 72% का वोटर टर्नआउट था। इसमें कांग्रेस, उस समय बीजेपी वहाँ पे उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस, लोकदल, ये सब वहाँ की बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस ने 90 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसको 42.46% वोट मिला, जिससे 67%, मतलब समझिए कि 80% के करीब वोट सीट उन्होंने जीता। 67 सीट 90 में से जीत गए। लोकदल ने 89 सीट पे लड़े थे और 9 सीट उनको मिला। और जो बीजेपी है, 90 सीट पे चुनाव लड़े, सिर्फ 2 सीट मिला था उनका। उस समय वोटर टर्न था 2005 में 10.36%, मतलब 10.5% के आसपास। तो बीजेपी और कांग्रेस में करीब करीब 32% का अगर बोल रहे वोट शेयर का अंतर था। अब हम आते हैं 2009 में। 2009 में आप देखते चलिएगा, जो विनिंग का है जो वोट शेयर, दोनों का आप देखिएगा। 2005 में 71% के करीब वोट शेयर था और 2009 में 72% था, 72.3%।
जिसमें कांग्रेस को 90 सीटों पर चुनाव लड़ी 40 सीट मिला, मतलब उसको आपको बोल सकते हैं कि 37 सीटों का नुकसान, 27 सीटों का नुकसान हुआ। और जो जनहित पार्टी है, भजन लाल जी का जो पार्टी था, वो 87.6 सीट जीता उन्होंने, और लोक दल ने 31 सीट जीता 88 में से। तो बोल सकते हैं कि कांग्रेस और लोक दल में उस समय 2009 में टक्कर था, और बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिले, 90 सीटों पे चुनाव लड़ा। 2005 के बाद 9 की बात है, जहाँ पे 2000, मैं फिर वो रिपीट कर देता हूँ, 2005 में 71% वोटर टर्नआउट था, 2009 में 72% टर्नआउट था, अब 2014 में 76.6% टर्नआउट था। अब ये वोटर टर्नआउट है जो 4%, 4.5% बढ़ गया है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब देखिए रिजल्ट में कैसे बदलाव होता है। तो रिजल्ट में बदलाव आता है, बीजेपी जो अभी तक मतलब बिल्कुल नगण्य थी, वो जो थी उसके वोट शेयर में इजाफा हुआ, 33% के आसपास वोट मिला उसको। लेकिन अभी भी कांग्रेस के मुकाबले बोले, जो कांग्रेस ने जो 42% का वोट शेयर पाया था उससे बहुत कम है। बीजेपी ने 47 सीट जीता 90 में से, लोक दल ने 19 सीट और कांग्रेस ने 15 सीट जीता 90 में से, उसका 24% वोट शेयर हो गया, मतलब आधा उसका वोट शेयर गिर गया। जब यहाँ पे परिवर्तन की लहर होती है तो वोट शेयर में इजाफा होता है। ये क्या दर्शाता है कि 2005 और 2009 में करीब करीब सिमिलर वोट शेयर था, 71 और 72%। इसका मतलब वहाँ परिवर्तन नहीं हुआ। अब 2014 में जो चुनाव हुआ तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि 4.5% के वोट शेयर में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से वहाँ सत्ता बदल गई और बीजेपी के हाथ में सत्ता आ गया। अब आइए 2009 में जो वोट शेयर था वो 2019 में वोट शेयर वो घटा, जो पहले 76% था वो 69% हो गया। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे बीजेपी को उतना घाटा नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बीजेपी का सत्ता बदलना होता तो कुछ मुझे लग रहा है ज़्यादा वोट शेयर पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बीजेपी जो है 90 सीटों पे चुनाव लड़ी, 40 सीटें, मतलब जो 47 पहले जीती थी वो 40 हो गया और 7 सीटों का नुकसान हुआ। आईएनसी जो 15 पर थी 2014 में, वो 2019 में आईएनसी जो 31 सीट पे चली गई, मैं फिर उसका बढ़त हासिल हुआ और उसका बीजेपी और उसके बीच में गैप कम हो गया करीब 9 सीट का, और उसका वोट शेयर 28% के आसपास हो गया। मतलब 4% वोट सकते हैं कि वोट शेयर भी बढ़ा 2019 के चुनाव में। अब आते हैं अभी के चुनाव, जो असेंबली इलेक्शन हुआ, तो इस समय भी जो वोट शेयर है वो 2019 के मुकाबले और कम हो गए हैं, 68% वोट शेयर है। अब सारा जो मामला है यहीं आके फंस जाता है कि अगर वोट शेयर बढ़ भी नहीं रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, पहले बड़ा परिवर्तन हुआ 2014 में जब एकदम 4.5% का वोट शेयर आपको ज़्यादा हुआ। 2019 में बोल सकते हैं कि थोड़ा परिवर्तन ये हुआ कि उसका वोट शेयर गिर गया, आप देखिए 69% हो गया। मतलब ये दो ऐसे चुनाव हुए हैं 2014 और 2019 में जहाँ पे वोट शेयर में काफ़ी बदलाव हुआ है। 2019 में वोट शेयर गिरा है, मतलब आप अगर 2014 से तुलना करें तो ये 7% का वोट शेयर का गिरावट देखा गया। लेकिन अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार रह जाती है, लेकिन वो बहुमत जो उनको हासिल था वो नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। 47 मतलब 7 सीट कम हो गया उनका वोट शेयर भी। वोट शेयर देखिए, वोट शेयर में इजाफा हुआ, जो 33% थे वो 2019 में वो बढ़ के 36 मतलब 36.5% के वोट शेयर हो गया उनका, बीजेपी का। लेकिन सीटों में 7 सीट का नुकसान हुआ। अब देखिए दोनों चुनाव में काफ़ी बदलाव है वोट शेयर के हिसाब से। जब बदलाव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा का जो चुनाव बता रहा है, केवल हरियाणा पे बेस है, कि वहाँ पे उस तरह के चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित नहीं होता है, कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, या बोल सकते हैं नेक टू नेक, या जिस तरह का एग्जिट पोल आ रहा है एकदम कांग्रेस को एकदम दे रहा है कि क्लीन स्वीप, वैसा नहीं आता है। अगर कांग्रेस जीतेगी तो मुझे लग रहा है कि जैसे बीजेपी ने 7 सीटें थे 2014 में जीता थे, तो उस तरह से 7-8 सीट से वो जीत सकते हैं, ऐसा ये जो वोट शेयर का प्रेडिक्शन है वो बता रहा है। अब आप देखिए जो जितने भी सर्वेयर है, एग्जिट पोल वाले हैं, उनका बता देता हूँ। सबसे पहले पीपुल प्लस का है, उसने कांग्रेस को दिया 49 से लेकर 61 सीट का,
आईएनडी को दिया है 3 और बीजेपी को 20 से 32। इसके बाद आता है मैटिस का जो है कांग्रेस को दिया 55 से 63 सीट, जो आईएनएलडी को दिया है 4 से 6 सीट और जेजेपी को 2 सीट दिया है। बीजेपी को और कम दिया है इन्होंने 18 से 24 सीट। उसके बाद आते हैं ध्रुव रिसर्च है, उन्होंने एकदम सीधा 57 दिया, कोई भी उन्होंने गैप नहीं रखा है, माइलेज जो होता है। 57 सीट दिया कांग्रेस को, 27 सीट दिया बीजेपी को। इसके बाद आता है एक्सिस माइंड दिया, काफ़ी जब पहले के काफ़ी सफल थे, लेकिन 2024 के चुनाव ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया, जो 350 के ऊपर बीजेपी का सीट बता रहे थे। एकदम पूरी तरह से इनका जो बनाया था इन्होंने अपना, मतलब बोल सकते हैं कि ये एग्जिट पोल में अपने को शहंशाह समझते थे, तो सारा इनका गद्दी गायब हो गया। तो अब इन्होंने दिया है कांग्रेस को 53 से 65 सीट, आईएनडी को 1 से 5 सीट और बीजेपी को 18 से 28 सीट। उसके बाद सोचे आता है दैनिक भास्कर ने किया है, जो आम आदमी पार्टी को 1 देता है और कांग्रेस को 49 देता है और आईएनडी को 4 देता है, बीजेपी को 24 देता है। सी वोटर का जो है वो कांग्रेस को 54 देता है, बीजेपी को 24 और अन्य को 12 देता है। इसके बाद आइए एबीपी नेल्सन का नहीं है, मेरे को दिख रहा है कहीं। उसके बाद पी मार्क्यू का है, कांग्रेस को 56, बीजेपी को 31 और आईएनडी को 3। उसके बाद आते हैं बहुत से रिसर्च है, जिस्टिफ रिसर्च, उन्होंने कांग्रेस को 50 दिया है, बीजेपी को 34 दिया है। तो अब पोल और पोल क्या बोलता है, सारे को पोल और पोल मिला के बोलते थे, कांग्रेस को 55 और बीजेपी को 27 और बाकी लोगों। मेन लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस को लेके चलते हैं। तो इसमें आपको पूरे जितने भी एग्जिट पोल देखेंगे, बीजेपी को कहीं ना कहीं, मतलब आप बोलेंगे 24 से 30 सीट के अंदर ही रखा, एक ही दिया है 31 सीट, बाकी सब जगह लोग मतलब 30 के नीचे ही हैं। और जो कांग्रेस है कहीं हर जगह 50 से ऊपर ही है। एक केवल 49 दिया है दैनिक भास्कर ने, मेरे ख्याल से दिया है, देखिए, हाँ दैनिक भास्कर ने 49 दिया है। तो कांग्रेस करीब करीब 50 से ऊपर ही है। तो ये एक एग्जिट पोल है। अभी कितना सही होगा कितना गलत होगा ये तो मतलब इस पे उस तरह से ऑथेंटिक हम नहीं बोल सकते, क्योंकि दूध का जला छाछ बोलते हैं ना, फूंक के भी पीता है। तो वैसा मैं तो अब प्रेडिक्शन करना छोड़ दिया कि मुझे, क्योंकि मेरे को एकदम जहाँ पे मैं श्योर होता हूँ वहाँ पे बोल सकता हूँ। पहले मैं जो भी मेरा अपना तरीका था जिससे मैं करके आकलन करके बताया वो फेल हो गया वहाँ पे। यहाँ पे मुझे लग रहा है जो मेरा अपना इस चीज़ों को, पहले का चुनाव का टर्नआउट देख लीजिए, हरियाणा का जो मैं 2005 से लेकर और अभी तक का देखे 2019 तक का, और उसके बाद 2024 का जो वोट शेयर के टर्नआउट से हिसाब से देखेंगे, तो एक चीज़ उसमें पकड़ सकते हैं कि वोट शेयर में बहुत ज़्यादा अगर तब्दीली होता है तभी वहाँ पे परिवर्तन होता है, या कोई अप्रत्याशित आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, मैं कांग्रेस जीतेगी, लेकिन अभी मान लीजिए कि मेरे हिसाब से जो 49 का सीट है ना, वो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है कि मतलब 45 से लेके 49 तक कांग्रेस जा सकती है। ऐसा उसके ऊपर जाना मतलब तब वोट शेयर में ज़्यादा वो होना चाहिए, कुछ ज़्यादा इजाफा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वोट शेयर गिरा हुआ है, तो इसलिए हम बोल नहीं सकते कि 45 से ऊपर कांग्रेस कितना जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस जीतेगी तो 45 से ऊपर जाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद दूसरा आता है कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल देखिए ज़्यादातर जो एग्जिट पोल दिए हैं वो उन्होंने, आप देखेंगे 4-5 बजे से आना शुरू हो गया था जबकि वोटिंग हो रही थी। तो इतना जल्दी उनके पास आंकड़ा कैसे आएगा, उसका कैसे वो मैनेज करेंगे, ये कहने वाली बात है। तो मुझे लग रहा है कि जो पहले का चुनाव का प्रक्रिया देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब आप बोल सकते हैं 17-20 की लड़ाई होगी या 18-20 की लड़ाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे 10 और 20 की लड़ाई होगी, ऐसा मेरा नहीं मानना है। बाकी तो 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, कल की बात है, फिर हम देखते हैं और इस पर बैठ के वीडियो बनाएंगे कि मेरा आकलन कितना सही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं आपके काम आ सकूं, कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकूं, अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सकूं और आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं। धन्यवाद।